साथियों नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा के साथ पढ़ते हैं बड़े भाई साहब पाठ का सारांश। जी हाँ, बड़े भाई साहब के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ते हैं बड़े भाई साहब। अगर हम कहानी पूरी पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबी कहानी है, लगभग 6-7 पन्ने की कहानी है, बड़ा समय जाएगा। क्यों ना हम बहुत ही सारांश टाइप में छोटा सा इसको कहानी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हमारी लाइव क्लासेस जारी हैं और आप जो है लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि 8 बजे शाम को हर रोज हम आते हैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के। आनंद से भरपूर क्लासेस होती हैं, मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आएगा तो आप कहना, कमेंट बॉक्स है, आप सब कुछ लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां पर आपको हम ये पीडीएफ देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो बड़े भाई साहब कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है और गद्य जो है गद्य भाग में आपकी 7-8 कहानियां उनको पढ़ना है। चैप्टर 1 है गद्य भाग का। अब हम इसके पाठ का सारांश देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बड़े भाई साहब का परिचय ले लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ बिग ब्रदर, यानी बड़े भाई साहब का एक परिचय छोटा सा ले लीजिए कि इस कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को 14 वर्ष का बताया। कितना? 14 वर्ष का, यानी लेखक का जो भाई है वो 14 वर्ष का है। आयु में 5 वर्ष का अंतर है, फिर भी लेखक से कक्षा में 3 दर्जा ही आगे है। यानी 5 वर्ष का जब आयु में अंतर है तो अगर लेखक कक्षा 5 में होता तो उसका बड़ा भाई जो है वो कक्षा 10 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बड़े भाई साहब हैं। 5 वर्ष का उनमें अंतर है उनकी उम्र में, लेकिन लेखक से मात्र 3 दर्जा वो आगे हैं, यानी 3 कक्षा ही आगे हैं। लेखक कक्षा 5 में मान लो तो बड़े भाई साहब उनके जो हैं वो कक्षा 8 में हैं। क्योंकि वो शिक्षा पाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते, यानी 10वीं में 10 बार फेल हो जाओ तभी पूरी शिक्षा। मजा नहीं आता जब तक एक क्लास में 2-3 बार ना पढ़ो, है ना। तो वो तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, इल्म। तालीम रूपी भवन की बुनियाद समझते हैं? बुनियाद का मतलब होता है नींव। जो दीवार बनाते समय सबसे पहले नींव रखी जाती है उसको बुनियाद कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। खूब मजबूत डालना चाहते थे। ये व्यंग्य है, थोड़ा सा हंसी की बात है कि जो भाई साहब थे वो फेल हो रहे थे बार बार, तो वो तालीम रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान ज्ञान का महल बनाया जा सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। उनका विश्वास था कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान पायेदार नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त वो लेखक की हर हरकत पर बारीक निगाह रखते थे और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटते थे। क्या करते थे? खूब डांटते थे। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोले बैठे रहते थे, किंतु उनका दिमाग कहीं और होता था, है ना। सामने खुली है किताब, मन दूसरी जगह और तन दूसरी जगह। सामने किताब खुली है और हम घूम रहे हैं अनंत में, हम घूम रहे हैं, हमारा दिमाग घूम रहा है आकाश मंडल के तारों के बीच में। तो ऐसे ही थे कुछ बड़े भाई साहब। अच्छा, कई बार भाई साहब ने भाई साहब की कापियों पर लेखक ने क्या किया था? कापियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनी देखी थी। और यही नहीं, वो कुछ विचित्र शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखा करते थे जिनका अर्थ लेखक की समझ में कभी नहीं आता था, और छोटा होने के कारण लेखक उनसे उन विचित्र शब्दों का अर्थ भी नहीं पूछ पाता था। यानी ऐसे विचित्र शब्द लिखते थे बड़े भाई साहब कि लेखक मुंशी प्रेमचंद जी उनसे उनका अर्थ ही नहीं पूछ पाते थे, क्योंकि वो बड़े थे, पता नहीं कैसे शब्द थे। अब ये तो लेखक ही जाने। अगला पॉइंट आप याद कीजिएगा, ये तो थी लेखक के बड़े भाई साहब का परिचय था। अब बड़े भाई साहब के उपदेश और निर्देश लेखक के लिए क्या रहते थे वो समझिए। इसकी पीडीएफ हम बच्चों दे देंगे आपको, जो आप सामने पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल हम दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पीडीएफ नहीं देंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे?
आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारी वेबसाइट है, वहां पर भी ढेर सारा स्टडी मटेरियल है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है। तो बड़े भाई साहब के उपदेश तथा निर्देश। अब लेखक खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट लेता था। अवसर पाते ही, टाइम पाते ही हॉस्टल यानी कि छात्रावास से बाहर निकलकर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने या फिर गप्पे मारने लगता था। जब वो इन गतिविधियों से निपटकर अपने कमरे में वापस आता तो भाई साहब उससे प्रश्न पूछने को तैयार मिलते थे। कहां थे, कहां थे? ये प्रश्न सुनते ही लेखक कांप जाता था। इसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते थे। क्या चालू हो जाते थे? उपदेश चालू हो जाते थे, जिसमें इस बात पर जोर होता था कि अंग्रेजी जैसे विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। ये जानते हुए भी लेखक अपना समय खेलने कूदने और गप्पे हाँकने में लगा देता है। वो लेखक को इस बात के लिए लताड़ते डांटते, यानी लताड़ना क्या मतलब, डांटते रहते थे कि यदि उसे पढ़ने में रुचि नहीं है तो वो क्यों यहां रहकर दादाजी की मेहनत की कमाई को बेकार कर रहा है। पढ़ने में रुचि नहीं है, मतलब बात यही है कि विद्यार्थी उठा रहे हैं विद्या जी की अर्थी और बप्पा जी का सारा पैसा फूंक रहे हैं फर्जी। लगन नहीं है पढ़ने की तो क्यों तुम समय गंवाओ, बैठ किसी खोखे में जाकर चूना पान लगाओ। ठीक ऐसी बात है। यानी वो भाई साहब कहते थे, अरे भैया अगर आपको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है तो आप हमारे दादाजी का पैसा बेकार में फूंक रहे हैं। कमाई है, उनकी मेहनत की, खून पसीने की है, तो ज़रा उसको संभाल कर खर्च कीजिए और पढ़िए। ये तो बात थी जब लेखक आता था खेल कूद के, तो उनके बड़े भाई साहब कैसे उनको लताड़ते थे, डांटते थे, है ना, उनको उलाहने देते थे। अब देखिए, प्रेमचंद द्वारा योजनाएं तैयार करना, यानी लेखक द्वारा योजनाएं तैयार करना। तो लेखक द्वारा पढ़ाई के संबंध में योजनाएं बनाना, बड़े भाई साहब से डांट खाकर लेखक को बहुत दुख होता है। तो वो योजनाएं बनाते थे। कैसे बनाते थे? बहुत जब बड़े भाई साहब से डांट खाते थे तो लेखक को बड़ा दुख होता था और निराश हो जाता था। ऐसे में वो पढ़ाई करने की योजना बनाता। कौन? लेखक पढ़ाई करने की योजना बनाता। सबसे पहले पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया जाता और इसमें सुबह से रात तक की हर गतिविधि को, खेल कूद को छोड़कर समय दिया जाता है ना। देखिए, जैसे हम और आप हैं, जब छोटे मैं जब छोटा था, या आप मान लो अभी छोटे हैं, तो अभी जब आप पढ़ते नहीं हैं, खेलने कूदने ज़्यादा जाते हैं और जब कायदे की डांट आपके पिताजी या बड़े भाई दे देते हैं तो आप क्या करते हैं? तुरंत उस दिन बैठ जाते हैं, फिर खेलना वोलना बंद, एकदम मुंह फुला के बैठ जाते हो और टाइम टेबल लिख डालते हैं कि मैं अब बहुत पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, ये इस टाइम, ये इस टाइम, ये इस टाइम, ये इस टाइम, सब आप बना डालते हैं। ठीक वैसे ही लेखक भी करता था, क्योंकि लेखक भी कोई बड़ा तो था नहीं, उस समय आप जैसे ही था। लेकिन पहले ही दिन से उसका टाइम टेबल से ध्यान हट जाता और खेल कूद शुरू हो जाता था। इसका परिणाम यानी रिजल्ट ये होता कि भाई साहब की डांट और नसीहतें सुननी पड़ती थी। फिर जब वो खेलने लगता, टाइम टेबल बनाता, भूल जाता और फिर खेलने लगता, तो क्या होता? फिर वही शाम, फिर वही आना, फिर वही लेखक को बड़े भाई साहब की डांट खाना। ठीक है। अब सालाना परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा एवं परिणाम क्या रहा इस कहानी में? वार्षिक परीक्षाएं हो गई और परीक्षा फल निकला, अर्थात रिजल्ट निकला। तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो कक्षा में फर्स्ट आया था, टॉप कर गया था क्लास में, और जबकि उसके बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। ऐसे में उसका दिल किया कि वो जाकर बड़े भाई साहब से पूछे कि तुमने इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया। लेकिन लेखक छोटा था, इसलिए वो इन सब बातों को मन में ही सोचकर चुप रहा। अगले दिन से उसने बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना आरंभ कर दिया। बड़े भाई साहब लेखक की इस निडरता को भांप चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वो घमंडी हो गया है। यानी वो वही सुनाते, जैसे ना मेरे साथ में मेरे मामा जी के लड़के पढ़ते थे, तो वो भाई साहब क्या हुआ था कि कक्षा 9th में वो ज़्यादा अंक ले आए थे, तो मैं उनको बार बार सुनाया करता था। तो मैं यहाँ पिताजी से मुझे डांट पड़ी थी कि मतलब वो एक साथ खेलते हो, एक साथ बैठते हो, एक साथ खाते हो, एक साथ सब कुछ करते हो, एक साथ एक ही किताबों से पढ़ते हो, तो वो कैसे ज़्यादा ले आए। तो इस पर मैं उसको सुनाया करता था
अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाया करता। मैं बहुत बार बार सुनाता तो गुस्सा भी हुआ था। चलिए खैर, वो बचपना था तो ठीक है। ठीक इसी प्रकार लेखक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वो घमंडी हो गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि घमंड करना बुरी आदत है, घमंड व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। उन्होंने लेखक को घमंड त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा तथा साथ ही लेखक को यह भी बताया कि वो इस बार प्रथम आ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रथम आना, फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी बड़े भाई साहब की निगाह में। आप देखिए, क्योंकि खुद तो फेल हो गए थे भाई। उसे ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब वो उनकी कक्षा में आएगा तो दांत पसीना आ जाएगा, दांतों से पसीना आ जाएगा, आश्चर्यचकित रह जाएगा, क्योंकि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा जिसमें 8 तो हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स और दर्जनों ही विलियम्स और करोड़ियों चार्ल्स हुए हैं और इनके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री छात्रों का खून चूस लेती है। ये बड़े भाई साहब के उपदेश होते थे। यानी जब लेखक घमंड करता कि मैं तो भाई टॉप कर गया, तुम तो फेल हो गए, तो लेखक के बड़े भाई साहब क्या सुनाते थे कि अभी तो तुम पिछली कक्षा में हो, अरे जब हमारी कक्षा में आओगे तब पता चलेगा कितने कौड़ी का दही बिकता है। हाँ, तो अब आगे क्या हुआ? शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचार क्या थे? अब आप समझिए, बड़े भाई साहब के अनुसार जो कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा पास नहीं की जा सकती, है ना। 3 इडियट में वो जैसे मशीन की स्पेलिंग बताता है कि आपकी जिप, पैंट की जिप भी मशीन है, यानी वो रटा रटाया सब आंसर देते हैं। तो वही भाई साहब का क्या था? भाई साहब का वही विचार था कि जो कुछ किताबों में लिखा है बस उतना ही पढ़ो। नपे तुले शब्दों में लिखा है तो आपको नपे तुले शब्दों में ही बयां करना है अपने एग्जाम में। वैसा पढ़ो, वैसा ही लिखो, नहीं तो परीक्षा पास नहीं की जा सकती। वो समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने का उदाहरण देकर परीक्षा लेने वालों पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखा जाएगा तो यह समय की बर्बादी ही होगी। यह छात्रों पर अत्याचार है कि संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इन सब बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी कक्षा में पढ़ाई आसान नहीं है और भले ही वो फेल हो गए हों किंतु वो अनुभव में लेखक से बड़े हैं और सदैव ही बड़े रहेंगे, है ना। लेखक का अव्वल एवं भाई साहब का फेल होना, तो अगले वर्ष की फिर परीक्षाएं हुई और लेखक फिर अपने दर्जे में अव्वल आ गया। अव्वल मतलब फर्स्ट डिवीजन आ गया, टॉप कर गया। और बड़े भाई साहब ने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, लेकिन वो सब पर पानी फिर गया, फिर फेल हो गए। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया आई। इस बार लेखक और बड़े भाई साहब के बीच में केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया था, है ना। अब बड़े भाई साहब क्या कहते थे कि जब मेरी कक्षा में आओगे तो पता चलेगा। अब भैया आ रहा धीरे धीरे आपकी कक्षा में। एक बार लेखक ये कुटिल मतलब टेढ़ा यानी बुरा विचार आया लेखक को कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल और वो पास हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब ये दिमाग में आया भाई प्रेमचंद जी के कि अगर इस बार भी फेल हो गए भैया तो अपना क्या, अपन तो साथ हो जाएगा, और जब साथ हो जाएगा तो क्लास फेल हो ना, वो हमको कुछ कहेंगे ना हम उनको कहेंगे, हम उनको डांट देंगे वो हमको डांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो जाएंगे, तो मैं उनको डांट दूंगा। भाई साहब के व्यवहार में बदलाव। इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत ही दुखी थे, बहुत सैड थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई। उनको यह भी लगने लगा कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। अब वो पतंगबाजी में दोस्तों के साथ लगा रहता। इसके बाद भी वो इस बात का ध्यान अवश्य रखता था कि कहीं उसके बड़े भाई साहब उसे ये सब करते देख न लें, है ना। देखिए बड़े भाई साहब का अदब था। लेखक का पतंगबाजी में पकड़े जाना। एक दिन लेखक एक कटी हुई पतंग लूटने जा रहा था कि बड़े भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो वहीं डांटना शुरू कर दिया। 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में उसे शर्म नहीं आती? कम से कम उसे एक अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। किसी जमाने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट
हो जाते थे। और आज भी कई मिडिल क्लास लोग अखबारों के संपादक हैं, और तुम पतंगबाजी में पतंग लूट रहे हो, है ना। तो ये मान लिया कि तुम होशियार हो, और ये भी हो सकता है कि तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम पतंग लूटो और तुम अपनी मनमानी करते रहो। बड़ा भाई आखिर बड़ा भाई है, मैं बड़ा भाई साहब हूं तुम्हारा, तो मैं इतना कहूंगा, तुम चाहे 10 दर्जे हमसे आगे निकल जाओ, MBBS हो जाओ, DM IAS PCS हो जाओ, लेकिन भैया बड़ा भाई हूं मैं, तो बड़ा रहूंगा ना। तुम शरारत करोगे तो डांटूंगा, गलती करोगे तो डांटूंगा। अब देखिए अनुभव का महत्व। अब देखिए अगली पॉइंट है अनुभव का महत्व आता है कहानी में, कि बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये उनका हक है कि वो हमें समझाएं, है ना। और उन्होंने कई स्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बेकार व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा न हो, फिर भी वो पढ़े लिखे कम अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है, वो पढ़े लिखे के भी कान काटता है। उन्होंने अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर लेखक को समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक बात है, बहुत बात सही, यहां पर आप समझिएगा बच्चों, कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना एक अलग बात है। उन्होंने लेखक को समझाते कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, मैं बड़ा अनुभवी होने के नाते तुम्हें राह से भटकने नहीं दूंगा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूं। और लेखक की सहमति आगे देखिए, लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है। उसने बड़े भाई साहब से कहा कि आपको मुझसे ये सब कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले लगा लिया और बोले कि तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा दिल भी करता है कि मैं भी पतंग उड़ाऊं, पर यदि मैं ही ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई का साहब के पीछे दौड़ रहा था। तो बच्चों इस कहानी में आपको समझ क्या आया? सबसे पहले तो ये समझिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेलिस्ट की दी हुई हैं, तो आप तो पहले अपने पिछले चैप्टर पूरे कीजिए, काव्य की व्याख्या पूरी कीजिए, प्रश्नोत्तर पूरे कीजिए, A to Z नोट्स बनाइए, नोट्स आप कॉपी पर बनाइए, चाहे आप मेरी PDF से पढ़िए। मतलब आपको ज्ञानी होना है, जब आप ज्ञानी होंगे तो हमारा देश ज्ञानी होगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF नोट्स वहाँ भी हम देते हैं। और CBSE 10th क्लास हिंदी की लाइव क्लासेस आपको सुबह नहीं बल्कि शाम को 8 बजे मिलती हैं। तो आप क्या समझे, यानी बड़ा भाई साहब, अगर आप किसी अपने भाई से बड़े हैं तो अगर आप गलत करेंगे तो कैसे उसको समझाएंगे? आप सिगरेट पिएंगे तो कैसे समझाएंगे कि आपका छोटा भाई सिगरेट ना पिए? कल को आपको जवाब दे देगा कि भाई साहब आप भी तो सिगरेट पीते हैं, तब आपके पास कोई जवाब नहीं बचेगा। इसलिए समझिए, बड़े भाई साहब जो हैं वो अपना त्याग करते हैं अपने छोटे भाई के लिए, कि कम से कम मैं त्यागी रहूंगा तो मैं अपने इस छोटे भाई को समझा सकूंगा, अगर मैं ही गलत कर दूंगा तो मैं अपने छोटे भाई को कैसे समझाऊंगा। तो बच्चों ये थी आपकी जो कहानी बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई। अगर आपको समय मिल जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी की सारी कहानियां पढ़िए। मानसरोवर 8 भागों में 350 से अधिक कहानियां प्रकाशित हैं, क्योंकि यह जीवन और दिल को छूने वाली कहानियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। कल मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए अगले चैप्टर का सारांश। बहुत बहुत धन्यवाद।